मातरम दोस्तों। तो कोई भी चीज निकालने के लिए, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है रणनीति, जिसको हम लोग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, हमारा रणनीति और स्ट्रेटेजी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ही कोई भी एग्जाम निकलेगा दुनिया में, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्लियर है? तुम्हें पता होगा कि एसएससी जीडी जो होता है, ये एसएससी जीडी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना पड़ता है? एग्जाम। एग्जाम के बाद हम इसके बाद क्या देते हैं? फिजिकल देते हैं। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये देते हैं। फिर हम इसके बाद मेडिकल में जाते हैं और फाइनली अपना मेरिट बनता है। फाइनली क्या बनता है? मेरिट। ये जो मेरिट बनेगा ये फाइनली एग्जाम बेस्ड मार्क्स पे बनेगा। ठीक है, एग्जाम बेस्ड मार्क्स पे। तो सपोज दैट कि पूरा इंडिया में बहुत सारा लड़का देता है, जीडी का फॉर्म भरता है, आसपास कितने फॉर्म भर देते होंगे? यही जैसे 25,000 फॉर्म था ना इस बार। हाँ, 25-26 लाख चल गया। 26 लाख मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 30 लाख। हाँ। जीडी का फॉर्म लगभग 30 लाख लोग भरेगा पूरे इंडिया से। 30 लाख लड़का फॉर्म भरता है और इस 30 लाख में से मेन खेल होता है। तो इस 30 लाख में से 15 लाख बच्चा तो ऐसा होगा जो एग्जाम देने नहीं जाएगा। 15 लाख एग्जाम देने ही नहीं जाता है। तुम गए होगे एग्जाम देने, बहुत सारे लोग एब्सेंट होते हैं, तो 15 लाख लोग तो एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं। बचे कितने अब? 15 लाख। जो ये रेस्ट 15 लाख हमारे पास बचते हैं, ये 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं। लेकिन इन 15 लाख में से जो 15 लाख एग्जाम दिए, इन 15 लाख में से भी आप देखोगे तो पूछोगे तो इन्हें सिलेबस नहीं पता। सच्चाई है। कभी जाओगे एग्जाम देने तो बाहर में खड़े रहोगे ना एग्जाम पेपर से पहले, तो पूछना सिलेबस क्या है? अरे भाई पहली बार एग्जाम देने आ गए हैं। क्यों भाई? क्वेश्चन पेपर देख लेते। देने मत जाओ कभी भी। कोई भी एग्जाम दो तो हमेशा फुल प्लेजर के साथ दो। देखा है तो सपना को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ नहीं। एक कहावत सुना होगा कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। मतलब क्या है कि इतना खुद को मजबूत करो, इतना मजबूत करो, चाहे एग्जाम के व्यू से, चाहे फिजिकल व्यू से, कि छटने का तो चांस ही ना हो। समझ रहा है? किसी भी हाल में नहीं छटेंगे, और जब नहीं छटेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है। तो 15 लाख बच्चा में से हम तुमको बता रहे 12 लाख बच्चा को सिलेबस पता नहीं होता है सही से, मतलब ये सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। 10 से 12 लाख बच्चे को सिलेबस पता नहीं है और ये सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। जब कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं होगा तो उसका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, कभी का कभी नहीं। बाय चांस एग्जाम निकल गया तो अगला फेज में वो नहीं जा पाएगा। बचा 3 लाख बच्चा। कितना बचा? और सीट लगभग प्रत्येक बार 20 से 25 हजार के आसपास रहता है। 30 हजार भी कभी कभी गया है। तो ये 20 से 25 हजार के आसपास सीट है और हमारे पास 3 लाख स्टूडेंट्स है। अब 3 लाख में से चुनाएगा कौन? तो ये क्या करते हैं, सीट्स के लगभग एक्स्ट्रा ज्यादा चुन लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एग्जैक्ट कटअप को पार करें। जैसे जीडी में इस बार का जो ईडब्ल्यूएस का जनरल का कटअप था, ये 25 था, 25 था। ठीक है, जनरल का कटअप कितना था? 52 था। जबकि यहीं पे हम बात करें, जनरल ही मान के चलते हैं, इसी को कटअप को पार करते हैं, कैटेगरी वाइज तो अपने पार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि ईडब्ल्यूएस 25 था और जनरल में 52 कटअप था। अब इस 52 के कोई एग्जैक्ट 52 लाया तो वो तो पास तो कर गया एग्जाम, लेकिन क्या उसका फाइनल सिलेक्शन होगा? कदापि नहीं हो सकता। 100% लिख के ले लो कि उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब क्या करना है कि हम कटअप से लगभग 15 नंबर प्लस होना है जो तुमको सिलेक्शन चाहिए। तो कटअप से कितना प्लस होना है? 15 नंबर। मतलब इसमें क्या दाग नहीं रहेगा, निश्चित सिलेक्शन है। और तुमको पता है कि जीडी में बहुत सारा पोस्ट है, जैसे कि एनआईए है, ठीक है, एसएसबी है ना, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है और बहुत सारा सीआरपीएफ वगैरह है। इसमें से एनआईए मिल गया तो सोने पे सुहागा। तो इसके लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एनआईए पोस्ट को कम नहीं समझना। जो बम ब्लास्टिंग वगैरह होता है ना, उसका जांच कौन करती है? एनआईए। खतरनाक रहता है। बात की ये 3 लाख बच्चा में हम कैसे, ये 3 लाख बच्चा में हम टॉप में आए। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इससे कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम तो इजीली इसका क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एग्जाम सिर्फ निकालना है कि सिलेक्शन लेना है। जब हम बात करते हैं सिलेक्शन लेने की तो हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब क्या क्या देखना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो कि रणनीति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा अपना बात करना है सिलेबस। क्या बात करना है? सिलेबस। ठीक है, सिलेबस। इसी को हिंदी से बोलेंगे पाठ्यक्रम। क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। ये सिलेबस की जब भी बात करें तो गाड़ी में कितना पहिया होता है? 4।
तो इसको भी चलाने के लिए 4 पहिया चाहिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। तेज बच्चा कभी भी कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकता, हमेशा एवरेज बच्चा निकालता है। क्यों? क्योंकि एवरेज बच्चा का सारा सब्जेक्ट एक जैसा होता है, और तेज बच्चा कोई एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ गया तो क्वालिफाई करेगा नहीं, ये तो निश्चित तौर पे है। अब एक चीज देखना, जैसे गाड़ी का 4 पहिया होता है, उसी तरह यहाँ पे जीडी निकालने के लिए भी 4 पहिए होंगे। पहला जो पहिया होगा ये अपना होता है मैथ। क्या होता है? मैथ। दूसरा पहिया होता है रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। क्लियर है? तीसरा पहिया होता है जीएस, जीएस एंड जीके एंड जीए, जो बोलना है। और चौथा पहिया जो होता है, इसमें यहां पे तुम्हें हिंदी और साथ में इंग्लिश, मतलब तुम्हें कोई एक चूज करना है। तो बताओ 5, रीजनिंग 25, जीएस 25 और हिंदी इंग्लिश 25, सब में 25-25-25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन होगा 100। कितना होगा? 100। हम पिछली बार की कटअप की बात करें तो अपना कटअप 52 रहा, जनरल का कितना रहा? 52। इससे हम 15 नंबर एक्स्ट्रा जाते हैं तो हमारा कटअप कितना आना चाहिए? 67। कितना आना चाहिए? नंबर प्लस करेंगे 67 मतलब 70 का 70 अप्रोक्स मान लेते हैं। Yes. तो 70 प्लस यदि हम मार्क्स लाते हैं 100 में से तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? अब इस पे हमको बात करना है कि 70 प्लस कैसे आएगा। 48, 50, 52 में बात नहीं करना है, हमें बात करना है 70 प्लस कैसे आएगा एंड हाउ टू आवर स्ट्रेटेजी, और हमारा स्ट्रेटेजी कैसा हो कि वो मार्क्स हम अचीव कर पाए और आगे हम सक्सेस ले पाए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले मैथ्स, तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए चारों का ना, तो आगे काम करेंगे। अब जैसे एक बात है, यहाँ पे तुम एज यूजुअल कुछ भी चुन लो, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 25 में 25 दे देगा। याद रखना, ये क्या देगा? 25 में से 25 दे देगा। इसमें 25 में से 25, और एसएससी जीडी का रीजनिंग एकदम ललन टॉप पूछता है, एकदम रसगुल्ला पूछता है। 18 से वाला में, उसके बाद वाला में, उसमें से पढ़ाया हुआ से 50 बच्चा एग्जाम दिया था। कितना दिया था? 50। मेरा सेम टू सेम पढ़ाया हुआ 50 बच्चा में से इस बैच से 45 बच्चा का एग्जाम निकल गया था। कितना बच्चा का? 45। लेकिन मेरिट तक पहुंचा मात्र 16 बच्चा। कितना बच्चा पहुंचा? तो यदि 50 में से 16 का सिलेक्शन होना कम बड़ा बात है, और उसमें से मेरिट से कौन छटा? या तो वो छटा जो मेडिकल में कुछ छट गया, कुछ दौड़ में छट गया, लेकिन फाइनली 16, यदि 50 से 45 बच्चा कहीं एग्जाम निकाल रहा है, मतलब उसका सक्सेस रेट अच्छा है। इस बार भी मेडिकल लगभग 12 बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ दिया है, मेडिकल देखा है, और उसमें अर्जुन लोग को जोड़ दें तो 1.5 बच्चा हो जाएगा। इस तरह जोड़ दें जो बाद में आया पढ़ने, तो इस तरह में बहुत सारा बच्चा हो जाएगा। तो इनको छोड़ के बोल रहे हैं जो सिर्फ उसी लेवल का पढ़े हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या बोलने का कि स्ट्रेटेजी आंख मूंद के फॉलो करो। इनका कुछ चैप्टर जो हमें पढ़ना है एसएससी जीडी के लिए, मतलब 13 चैप्टर है। रीजनिंग में हमारे पास 13 चैप्टर है, मार्क्स है 25। मार्क्स कितना है? 25। 13 चैप्टर 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। ये हम 13 चैप्टर यदि अच्छा से कर लेंगे तो ये 25 में से 24 मार्क्स नहीं आएगा, ये गारंटी है। रीजनिंग में इजीली क्वालिफाई हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में हो सकता है तुम एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो उसको बनाना ही नहीं है, जंप कर जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए देता है एग्जाम में। क्लियर है? अब रीजनिंग हम लोग करेंगे कहां से? सवाल ये उठता है। तो रीजनिंग जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा, पहला चीज तो जो यहाँ क्लास में होगा उसका नोट्स पूरा होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि यहाँ सारा चीज करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई एक बुक जो आपको बेटर लगे, ठीक है, अजय चौहान का बुक ले लीजिए। किसका? अजय चौहान। यदि अजय चौहान नहीं लेने का मन है तो कोई बात नहीं, दूसरा के ले लीजिए। किसका बनाते थे रीजनिंग? लुसेंट। रीजनिंग में जो पहला चैप्टर है ये सादृश्य परीक्षण है। क्या है? सादृश्य परीक्षण। जो एग्जाम में आएगा रीजनिंग में पहला चैप्टर एसएससी जीडी के लिए सादृश्य परीक्षण है, वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है, और पदों का व्यवस्थीकरण है, उसके बाद श्रृंखला है, आरेखीय व्यवस्था है, असमानता है, कैलेंडर है, समय और घड़ी है, जल दर्पण प्रतिबिंब है, और निर्णय निर्धारण है, मतलब स्टेटमेंट एंड कंपनी का भी देखिए। रीजनिंग का लगभग कितना चैप्टर था अभी देखिए? 13 चैप्टर था, और 14 चैप्टर के आसपास हमारा मैथ का है। हमें जो पढ़ना है मैथ में, जो पहला चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। फिर हमें पढ़ना है वर्गमूल एवं घनमूल, फिर पढ़ना है औसत, फिर पढ़ना है आयु, फिर पढ़ना है लाभ तथा हानि, फिर पढ़ना है प्रतिशत, फिर पढ़ना है अनुपात एवं समानुपात, फिर पढ़ना है कार्य तथा समय, एसआई, सीआई, एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल और आयतन। जिसे कोई भी क्षेत्र का क्षेत्रफल और आयतन निकालना है ना, वो टॉपिक पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है रेखाएं एवं कोण, मतलब लाइन और एंगल्स, ये पढ़ना है। फिर ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ना है, और अलजेब्रा, बीजगणित पढ़ना है। मैथ का इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन 25 आएगा। कितना आएगा? 25। हाँ,
सेक्शन आएगा। इस जीएस सेक्शन में देखिएगा सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिखा है ये साफ साफ इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? मतलब ये डिसाइड नहीं किया कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछेंगे कि इंडियन हिस्ट्री से पूछेंगे, हम कहीं से पूछ लेंगे। साफ साफ है इसका मतलब हमें पूरा अच्छा से पढ़ना है और कहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको और खंखोर के पढ़ना है, और जहां से कम क्वेश्चन आता है उसमें कोई दिक्कत है नहीं, उसको इजीली पार कर लेंगे। इसका भूगोल क्या है? भूगोल। भूगोल में भी नहीं बोला कि भारत का भूगोल पढ़ो कि विश्व का भूगोल पढ़ो, मतलब पूरा पढ़ो। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो इकोनॉमिक्स में बोल दिया साफ साफ सिलेबस में कि भारत का ही इकोनॉमिक्स हम पूछेंगे, वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स तो वर्ल्ड का क्यों पढ़े भाई, भारत का ही पढ़ेंगे। फिर बोलता है भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब हम भारत का ही राजनीति पूछेंगे, बाहर का नहीं पूछेंगे। फिर बोलता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान मतलब साइंस पूछेंगे, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी पूछेंगे। आजकल क्वेश्चन में टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? और यही चीज गड़बड़ कर रहा है। जैसे हाल ही में जो एग्जाम चल रहा था देखा होगा, टेक्नोलॉजी पूछ लिया, बच्चा को लगा पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है वो टेक्नोलॉजी। क्या पूछ रहा है? टेक्नोलॉजी। जैसे आज सुबह बता रहे थे तो बताए थे बायोलॉजी में 4D डिजीजेस बताए थे। 4D वो टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी। अब 4D डिजीजेस कभी डाल दिया एग्जाम में, दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का कि डाला कहां से आके, समझा? लेकिन वो क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या है? वो पूछ रहा है। फिर खेलकूद पूछ रहा है, ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। कला संस्कृति से क्वेश्चन फिक्स रहता है, और इसके बाद करंट अफेयर्स रहता ही रहता है। तो 25 क्वेश्चन जीएस में पूछेगा। कितना पूछेगा? अब 25। इस 25 में से ये मेरा मान लो मेरा रिसर्च है कि 8 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल करंट रहता है। क्या रहता है? मतलब कि 50% जीएस तो अकेले करंट है। कौन है? करंट। तो क्यों ना करंट को ज्यादा मजबूत किया जाए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो करंट कब से पढ़ें? जैसे हमारा एग्जाम कब होने वाला है? मई में होने वाला है, डेट दे दिया। कब में होने वाला है? मार्च में होने वाला है। तो हमारा एग्जाम मार्च में होने वाला है। तो हम अभी टाइम देखें, मान लो अक्टूबर को छोड़ दें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे पास 5 महीना है। ये 5 मंथ हमारे पास बचा पड़ा है। हमें मिनिमम कम से कम तो जीडी के लिए कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स आना चाहिए। कितना? 1.5 साल का। 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स आना चाहिए। मतलब हम जनवरी 2022 से लेकर शुरू करेंगे और जब एग्जाम होगा उसको 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन बन रहा है तो 1 महीना पहले क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब करंट अफेयर्स जो 4-5 दिन पहले वाला भी वो घुसा के दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता। 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से 8 क्वेश्चन है। इसके बाद बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन फिक्स है। बायोलॉजी से कितना? 2। बायोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन। बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन ही प्रत्येक बार देता है। कितना क्वेश्चन? 3। तो बायो 3 दे दिया, 8 3 कितना हो गया? 11। एक क्वेश्चन देगा फिजिक्स, एक ही क्वेश्चन देगा फिजिक्स, और एक क्वेश्चन देगा केमिस्ट्री। अब लोगों को लगता है एक क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ा जाए इतना? अरे भाई 1 नंबर बराबर तुम 1 लाख बच्चा से पीछे, 1 नंबर बराबर, इसलिए 1 नंबर भी पीछे होना नहीं है। चाहे 1 नंबर भी यदि कम आ गया तो बस फेंका जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर, अब सोच लो, मान लो एनआईए का कटअप गया कुछ और 1 नंबर कम आ गया, तुमको एनआईए नहीं मिला, या सीएसएफ गया नहीं मिला, या तो उतना छोड़ दो, मेरिट से बाहर हो गए 1 नंबर के लिए तो और फंसोगे। सही बात है कि नहीं? इसलिए 1 नंबर का भी हमें यहाँ पे अहमियत समझना होगा। इतिहास में मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। कहां से? मॉडर्न इंडिया में भी गांधीयन पीरियड से पूरा क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन से। तो राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछेगा वहां एकदम क्रीम जैसा पढ़ेंगे, ठीक है? और जहां से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछने का चांस रहता है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे? उसको वही चीज पढ़ेंगे जो पूछने का चांसेस है। जो नहीं पूछता उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जीडी का टारगेट बैच है और टारगेट बैच में हमेशा एग्जाम निकालने पे फोकस किया जाता है। क्या निकालने पे?